नमस्कार दोस्तों, वेव न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं कपिल गर्ग आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ हमारी खास पेशकश लेकर, जिसका नाम है खास बात। खास बात कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम समय में अपने हुनर और जज्बे के ज़रिए एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। पर ऐसे तो वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी हमारी ये औपचारिकता है कि हम उनका परिचय कराएं। तो सबसे पहले तो मैं रवि जी का स्वागत करना चाहूँगा वेब न्यूज़ 18 में। नमस्कार, धन्यवाद कपिल जी। रवि जी सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत ही फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर है और इन्होंने अभी तक, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, इन्होंने अभी तक अपनी 1000 से भी ज़्यादा साइट्स कंप्लीट कर ली है, नियर अबाउट 1000 साइट्स। तो ये अपने आप में भी एक कीर्तिमान है। तो ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम आपको रिव्यू कराएंगे और कुछ हमारे सवालों के और कुछ आपके सवालों के इनसे हम जवाब लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रूबरू विथ रवि अग्रवाल। रवि जी, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ये प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया, कि इंटीरियर डिज़ाइनर ही क्यों? ये प्रोफेशन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ पहले से था। घर सजाना, प्लानिंग करना वगैरह मेरे बचपन से ही शौक़ थी। तो उस शौक़ को अंजाम देने के लिए मैंने इसको। तो रवि जी, जैसे कि मतलब हमें हमारे दर्शक कुछ ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए स्पेसिफिकली कोई कोर्स करना पड़ता है या फिर ऐसे ही हम इसको कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर कर सकता है? नहीं, इसके लिए आपको बेसिकली कोर्स करना पड़ेगा। डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने किया है INIFD से, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, सिलीगुड़ी में है एंड आसपास में भी है। तो आपको कोर्स किए बगैर ये आप नहीं कर पाओगे। तो रवि जी, हम इसके बारे में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कोर्स करना ज़रूरी है, पर हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी शायद ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली है क्या और उसका काम क्या है। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली करता क्या है और वो क्या उसका काम है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली है स्पेस प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, स्पेस सेविंग। जो आप स्पेस प्लानिंग करते हो, आप एक क्लाइंट का कोई अगर काम लेते हो, उसके लिए जो प्लानिंग करके देते हो, क्या कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो स्पेस आप उनकी सेव करके देते हो कि इतनी स्पेस में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके देना इज़ बेसिकली एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो रवि जी, जैसे कि स्पेस बचाने की आपने बात की, तो जैसे कि लोग अपने घर में सजावट करते हैं, तो सजावट जो करते हैं, मतलब दो तरह की चीज़ें हैं इसमें, डिज़ाइनिंग और डेकोरेटिंग। तो इस बेसिकली हम लोग ने ये टर्म सुना है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जैसे कि आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनर, और एक टर्म होता है इंटीरियर डेकोरेटर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर में डिफरेंस क्या है। तो हमारे मतलब दर्शकों को आप विस्तार में बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, मैंने जैसे अभी आपको बताया, प्लानिंग ऑफ स्पेस, कि आप किसको कहाँ रखोगे, कैसे करोगे, कैसे इसके लिए स्पेस निकालना है, कहाँ ये अच्छा लगेगा, दैट इज़। एंड इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, ये पौधा कहाँ लगाना है, ये शोपीस कहाँ लगाना है, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर डेकोरेशन। ओके। तो जैसे कि मान लीजिए घर की हम लोग डेकोरेशन तो करते हैं, उसके लिए हम लोग इंटीरियर हायर करते हैं। तो जो आउटसाइड डेकोरेशंस जो होते हैं, जैसे कि आउटसाइड द हाउस, तो उसके लिए भी क्या वो भी काम क्या इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है या इंटीरियर डेकोरेटर का होता है? दैट इज़ बेसिकली एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ बेसिकली डन बाय एन आर्किटेक्ट और एन इंजीनियर जो आपकी बिल्डिंग बनाते हैं। एंड हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी हेल्प कर सकते हैं उसमें, अगर आपको चाहिए तो हम हेल्प कर सकते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग। तो जैसे कि आपने जाना, तो रवि जी बेसिकली आपने ये बताया कि वह काम आर्किटेक्ट या एक्सटीरियर डेकोरेटर का है, इंटीरियर डिज़ाइनर का है, पर आप लोग भी अगर उसमें चाहे तो कर सकते हैं विद द कोलेबोरेशन विद आर्किटेक्ट। पर रवि जी, हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे को अपना घर डेकोरेट करवाना है, क्योंकि देखिए जैसे हमारा ये मानना है या लोगों का ये मानना है कि जैसे कोरे कागज़ पर अपने शब्दों का हुनर बिखेर कर उसे वह लेखक किताब बनाता है, वैसे ही एक लेडी, एक महिला फ्लैट को घर बनाती है, वैसे ही इंटीरियर जो है वो हमारे सपनों को अपने हुनर के थ्रू हमारे घर को स्वर्ग बनाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई इंटीरियर हमें हायर करना है या हमें अपॉइंट करना है अपने घर के सज्जा के लिए, तो हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए
उस इंटीरियर के प्रति, या मतलब हम अपने घर को हायर करने के लिए इंटीरियर की क्या क्वालिटीज़ देखें या क्या उसका विजन देखें जिस वजह से हमें लगे कि भाई ये इंटीरियर हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकता है? देखिए, ये बेसिकली एक टफ क्वेश्चन है। ये जनरली क्या होता है, जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है, किसी का काम पसंद आया, रेफरेंसेस है, बेसिकली उसी हिसाब से है। ओके, नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे बेसिकली कोई एक पार्टिकुलर चीज़ हो, कोई एक पार्टिकुलर फील्ड हो, कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बताया कि आप लोग स्पेसियस निकाल के देते कि भाई हमें ऐसा इंटीरियर खोजना है जो हमारे घर की जगह को फुल मतलब फुली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हमें ये चीज़ सुनने में आती है कि जैसे हमारे घर पे जो है जगह नहीं बची है फर्नीचर बनाने के, पूरा घर जो है फर्नीचर से ही कवर्ड हो चुका है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वही मैंने कहा ना, ये बेसिकली आपकी चॉइस है। आप किसका काम देखे हो, कहाँ आपको पसंद आया, किसका वर्क में आपको लग रहा है कि स्पेस सेविंग है या वेस्टेज है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। ओके, तो जैसे रवि जी ने बताया कि इंटीरियर देखते समय ऐसी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है हमें जो देखनी चाहिए, पर ये आपके ऊपर है कि आप उनको, रवि जी अगर अगर आप सहमत हो तो आप मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि आप पहले उनके कई साइट्स देख लें, उसके बाद ही अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप उनको काम दें। बिल्कुल, एकदम से एकदम सही। तो हमारे साथ है रवि जी, हम इनसे और भी बातें करेंगे, पर इसी बीच में मैं उनसे जो हमने शुरुआतों में मिस कर दिया, अब मैं उनसे पूछूंगा कि रवि जी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना जो ये सफ़र है 20 साल का, आपने 2001 में शुरू किया था, और जैसा कि हमें ज्ञात है, नॉलेज है कि आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहरी देशों में भी अपने हुनर बिखेर चुके हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। बाहरी देश इन द सेंस नेपाल एंड भूटान। नहीं, मतलब हम आपसे आपकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, इस जर्नी के बारे में। ये जो जर्नी है आपकी 20 साल की, 20 साल की जर्नी कोई कम नहीं होती, और 1000, जैसे हमने पहले बताया कि 1000 साइट्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जनरली मैंने शुरुआत सिलीगुड़ी से की थी, लेकिन 2-4 साल सिलीगुड़ी काम करने के बाद मैंने नेपाल में जब काम शुरू किया, एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन वर्किंग देयर मोस्टली। अब मैं वापस से सिलीगुड़ी काम करना शुरू किया हूँ। नहीं, तो बेसिकली जैसे आपने शुरुआत जब की तो आपको, जैसे आपने पहले भी बताया कि भाई आपको अच्छा लगता था कि भाई आप जैसे कहीं पे गए, आपको लगा कि ऐसा ये इंटीरियर हो रहा है तो मैं भी ये करूं। बिल्कुल, ये मेरा हमेशा का शौक़ था कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। मेरा शौक़ था, कहीं देखता था कुछ अच्छा लगा, आई शुड डू दिस, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर पे मैं अपना ये करूँ, तो वो एक शौक़ जागता गया। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे आपने ये प्रोफेशन फॉर इनकम नहीं, प्रोफेशन फॉर पैशन, पैशन किया, फॉर पैशन। पैशन आपने किया। इसको चूज़ किया है। तो देखिए रवि जी, आपने प्रोफेशन फॉर पैशन इसको चूज़ किया, पर 20 साल आपने इस पैशन को निकाल की तरफ इस सफ़र को जारी रखा, और आज आप एक कीर्तिमान पे पहुंच गए हैं, 1000 साइट्स पे आपने रीच कर चुके हैं। तो रवि जी से आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई साइट ले ली, और आपके वो कस्टमर्स जो है उनको आपका वर्क पसंद नहीं आया, मतलब समहाउ ही इज़ अपसेट कि आपने जो काम किया है उनको ना, तो आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे? बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता है, हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आया, क्यों अपसेट है। अगर वो होता है कि हम उसको सुधार सके या उनके लिए कुछ और करके दे सके बेटर, वी विल ट्राई टू डू इट। ओके, नहीं, अगर जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट को कुछ भी पसंद नहीं आया, मैं आपसे टिपिकल क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर्स का कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपने जो भी किया उनकी अनुमति से किया, पर समहाउ वो अब अपसेट है कि जो मेरा पैसा लगा या जो मैंने सोचा था, मेरा घर वैसा नहीं बना, मेरा घर पूरा कवर्ड हो चुका है और मेरे को अब यहाँ रहने का मन नहीं है। तो उस कंडीशन में मतलब कि आप उसको जो भी रिफर्बिश बोलते हैं या री इंस्टॉल बोलते हैं, तो क्या आप लोग फर्नीचर जो बनाते हैं वो उस मोटिव से बनाते हैं कि ये कभी भी खुल के उसको हम लोग रिमोटिवेट कर सकते हैं, या फिर उसको तोड़ के ही उसको रिनोवेट करना पड़ेगा? जनरली ऐसा होता नहीं है जो आपने कहा कि पूरा ही पसंद नहीं आया, या हम लोग एक 3D देते हैं जिसके लिए हम लोग अलग से एक चार्ज लेते हैं 3D का, एंड उनको वो एक दिखा देते हैं कि उनका घर कैसा बनेगा। इनफैक्ट आफ्टर दैट भी अगर कुछ एक पार्ट अगर नहीं समझ में आया, वी ट्राई टू चेंज दैट पार्ट। ओके, मतलब आप ये क्या, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे टिपिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हो सकता है क्लाइंट को ना ही पसंद आए, तो उस केस में कैसे, क्योंकि देखिए हमारी ये एक
आज हम अपने दर्शकों को बताएं कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि अगर हम कोई हमसे सर्विस ले तो हम उनको उनकी जो सेवा है, जो उनका हक है, वो उनको हम लोग प्रोवाइड करें। 100%, 100%। तो उस केस में क्या है कि वही एक कॉन्सिक्वेंसेस खड़ी हो जाती है कि कस्टमर हमारा नाखुश है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये गलानी होगी कि भाई हमने उनका काम किया पर वो नाखुश है। जनरली होता नहीं है। अगर होता है तो मैंने कहा ना, एक छोटा पार्ट या कुछ है कि नहीं, हर आदमी का एक टेस्ट अलग होता है। तो मैं हो सकता है मेरी सोच उस पार्ट में उनके लिए हिसाब से नहीं है, तो अगर चेंज करना हो तो दैट्स कंप्लीट नहीं होता है। नहीं, जनरली हम जानते हैं कि कंप्लीट नहीं होता है, पर ऐसी सिचुएशंस कभी भी कुछ भी, क्योंकि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको नहीं, जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है या डिज़ाइनिंग में है उनको ये चीज़ आती, ये इशू फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए किचन ही जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वही उनके लिए बेडरूम होता है। क्योंकि उनके अगर बेडरूम में कोई फैसिलिटी या उनको जगह मिले नहीं मिले, पर उनको किचन जो है वो एकदम स्पेसियस चाहिए, और उनको किचन में हर एक यूटिलिटी का फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे कि बेसिकली अब मान लीजिए अगर किचन कोई, जिस फ्लैट में आप या जिस घर को आप रेनोवेट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें किचन छोटा है, तो आप उसको किस तरह से कस्टमर्स से की एक्सपेक्टेशन को मीट करवाते हैं? एक लेडी जो घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा होती है, उसको आप खुश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये खुश रहे तो हमारा क्लाइंट खुश रहेगा। जनरली पहले हम उनसे उनकी डिटेल्स ले लेते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर उनके किचन के हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट्स है ट्राई करते हैं कि फुलफ़िल कर दे, ताकि उनको इश्यूज़ नहीं हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है उस किचन में कंप्लीट हो जाए। फिर भी रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पर्सनली, अगर आपको ऐसा कोई किस्सा याद हो कि आपने जैसे कोई किचन बनाया या कुछ भी बनाया, और उसमें वो जब जब पिछला हमारा सवाल था कि कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को हमने मीट नहीं किया, ऐसा कोई केस आपके इस 20 साल के सफ़र में, कोई ऐसा केस आपके नज़र में हो? नहीं, फ़िलहाल तक तो नहीं हुए। तो दर्शकों, हम एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल, और मैं बता देना चाहता हूं कि हम भी बहुत बचपन से ही इनके साथ रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल आइडल हैं। रवि जी जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, और इनकी जो जर्नी है ये भी एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू के साथ। रवि जी, एक क्वेश्चन और है हमारे व्यूवर्स का, कि जैसे हमारा फर्नीचर ओल्ड हो चुका है, तो अब हमें उसे रेनोवेट करना है, तो आप क्या बिलीव करते हैं कि हम उसको पूरा तोड़ के स्क्रैप कर दें, या फिर उसी में से ही हम कुछ नए इनोवेशन निकालें? हमारी कोशिश रहती है कि अगर वो यूज़ करने लायक है तो उससे यूज़ किया जाए और उसको रेनोवेट किया जाए। बेसिकली नॉट कम्प्लीटली, 25-30% अगर उनका यूज़ होता हो। पर अगर कोई कस्टमर आपको बोले कि हम इसी में से ही कुछ करना चाहते हैं, हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसी से चाहते हैं कि आप इसको करें, तो आप उस पर क्या वर्कआउट करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर वो होता है, अगर वो यूज़ करने लायक है, तो विल 100% ट्राई टू यूज़ दैट। आप प्रेफर करते हैं कि ओल्ड फर्नीचर को यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि ओल्ड फर्नीचर्स को यूज़ नहीं किया जाता है, उसको पूरा पूरी स्क्रैप करके एक मतलब कस्टमर के बजट को हाइक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यूज़ करना चाहिए। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का समय है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं कि वास्तु जो है, वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लोग जब भी घर लेते हैं या दुकान लेते हैं या कोई काम भी करते हैं, तो वास्तु बहुत बारीकी से देखते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स आते हैं। तो हम इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जब आप लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई साइट लेते हैं और उसको करते हैं, तो आप लोग वास्तु को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, या आपके क्लाइंट जो है वो वास्तु को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर कोई क्लाइंट को वास्तु चाहिए, हमें बेसिकली जितना आता है हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे डीप वास्तु अगर उनको चाहिए, हम उनसे कहते हैं कि आप किसी वास्तुकार से रिफ़र कर ले। और जैसे आप किसी वास्तुकार से रिफ़र करते हैं, उनके बाद कोई चेंजेस है हमारी ड्राइंग में उनके हिसाब से, तो हम करके उसको आगे करते हैं। रवि जी, मेरा सवाल ये है कि आप वास्तु को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? देखिए, वास्तु को मैं कितना मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर मैं कहता हूँ कि वास्तु 100% ज़रूरी है और मेरे क्लाइंट को वास्तु से मतलब नहीं है, तो इट्स यूज़लेस। और मैं वास्तु नहीं मानता और मेरे क्लाइंट को वास्तु चाहिए, तो दोनों तरफ यूज़लेस है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वास्तु जो है, कस्टमर्स जो भी है अपने साइट्स डिज़ाइन करवाते हैं, उनको ये लगता है कि वास्तु होना चाहिए। हर चीज़ में वो वास्तु देखते हैं, समय में, काम में, कुछ सामान लेने में या कोई ज़मीन लेने में, जिसमें भी। तो
आप लोग जैसे आपने बताया कि आप लोग जो है वास्तु एक्सपर्ट्स को रेफ़र करते हैं और जितना होता है आप लोग अपने तरफ से लेते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपने कोई साइट बनाया और उस केस पे वास्तु ने, जैसे वो हम लोग पिछले सवाल को कनेक्ट करते हैं कि वास्तु आपने बिना वास्तु के एक्सपर्ट की राय लिए कस्टमर ने आपसे घर बनवा लिया और उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको उन्होंने किसी वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाया। तो उस केस में आप उनकी क्या हेल्प करते हैं कि उन्होंने, जैसे वास्तु एक्सपर्ट ने बताया कि हमारी ये जो दीवार बनाई है आपने, ये दीवार हमारी काम की नहीं है, तो आप उसमें क्या बिलीव करते हैं कि वो दीवार तुड़वा दी जाए या आप वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उसको कुछ और रास्ता निकालने की वो करते हैं? बेसिकली हम वास्तु कंसल्टेंट से बात करके अगर रास्ता निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर वी हैव टू, जैसे क्लाइंट को चाहिए। जी। तो जैसे कि आपने जाना और कि रवि जी बता रहे हैं कि वास्तु कंसल्टेंट्स के थ्रू ही हम काम करते हैं, पहले हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं। हालांकि वास्तु एक्सपर्टाइजेशन इनका काम नहीं है, इनकी फील्ड नहीं है, पर फिर भी ये एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर्स को जो है हमारा वास्तु इशू नहीं आए। फिर भी उस अगर उससे ज़्यादा भी वास्तु इश्यूज आता है, कस्टमर्स को डाउट रहता है, तो कस्टमर वास्तु एक्सपर्ट बुलाते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ बैठ के कंसल्ट करके काम करते हैं। तो रवि जी, मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है कि वो चाहते हैं कि जैसे कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो आप लोग का भी जो कोर्स है, जैसे आपने बताया कि हम लोग 3D ड्राइंग्स देते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हर लाइन में एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही आपकी लाइन में, आपके इस प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? टोटल काम हमारा सॉफ्टवेयर पे होता है। जैसे आप ड्राइंग्स वगैरह अगर देखोगे तो ऑटो कैड में होता है, 3D अगर आप जाओगे 3D मैक्स, माया वगैरह काफ़ी सॉफ्टवेयर है, उसी में होता है। ये उसके बगैर होगा भी नहीं आपका काम। कि मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जैसे पहले जैसे हम लोग देखते थे कि आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो भी होते हैं वो हैंड ड्राइंग करते थे, हैंड मैप बनता था, वैसा अभी कुछ नहीं? अभी जनरली वैसा नहीं है। 3D ड्राइंग्स ही आप लोग देते हैं जो कि आप लोग कस्टमर्स से कंसल्ट करने के बाद बनाते हैं और उनको देते हैं, और जैसा आप लोग ड्राइंग बनाते हैं आप लोग वैसा ही उसको साइट डिज़ाइन करके भी। 100%। तो रवि जी, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर जो ये आपके काम होते हैं, तो आप लोग जैसे काम इस फील्ड में करते हैं प्रोफेशनल में, तो ये आप लोग खुद ही करते हैं या आप लोग कोलेब्रेशन करके करते हैं कि ग्रुप ऑफ इंटीरियर, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होता है कि एसोसिएट, तो वैसे करते हैं या आप लोग इसके लिए मतलब जो स्टाफ हायर करते हैं या एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, कैसे इस काम को आप लोग अंजाम देते हैं? क्योंकि हर साइट पे, जैसे आपने बताया आपने 1000 साइट कंप्लीट की, आप इंडिया में भी काम करते हैं, नेपाल में भी काम करते हैं, तो आपके लिए हर जगह तो प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस काम को कैसे मैनेज करते हैं? हम स्टाफ्स भी हायर करते हैं सुपरविजन्स वगैरह के लिए, खुद भी काम करते हैं, ड्राइंग्स भी करते हैं खुद। लेकिन फिर भी हर वक्त हर ड्राइंग को करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम इंटर्न्स भी हायर करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। इंटर्न्स बेसिकली जो ये कोर्स कोई इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, तो वो क्या आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही मिलते हैं या हाँ, इंस्टीट्यूट के थ्रू उनके मिलते ऊपर मैंडेटेशन होता है कि उनको इंटर्न कोर्स करना ही पड़ेगा? हैं। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। जनरली 90% लोग किसी के पास प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जैसे कि अगर मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है और मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, तो मुझे इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, किसी एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अंडर में काम करना ही पड़ेगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स जानना है, समझना है, प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है, तो मे बी यू हैव टू। ओके, पर ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई, जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि हर कोर्स में इंटर्न्स के ऊपर जो है मैंडेशन होता है कि आपको कोर्स करना पड़ेगा। जैसे हमारे जर्नलिज्म में भी ऐसा कुछ होता है, मैं कंफर्म कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, पर हमारे पास भी इंटर्न्स आते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आपके यहाँ पे मैंडेशन बोल के कोई? नहीं, ऐसा मैंडेशन बोल के नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर सकते हो, यू कैन गो हेड। कोई मैंडेशन नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने आपसे सब कुछ जान लिया, तो हमारे कैमरामैन से भी पूछूंगा कि हमारे व्यूवर्स के अगर कोई सवाल है तो हमें बताएं। अभी तक हमारे व्यूवर्स के कोई सवाल नहीं आए हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बेसिकली आप लोग जो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको आप लोग किस बेसिस पे चार्ज करते हैं? साइट बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर विजिट बेसिस, कैसे आप इसको चार्ज करते हैं? ये डिपेंड करता है साइट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। एवरी प्रोजेक्ट का एक अलग डिटेल्स है।
तो वैसे बेसिकली आप लोगों का कोई फिक्स मतलब We have a fixed charges, square feet charges and lump sum charges, but depend on total site work, project work. पर ऐसा आप लोग ने मतलब आप लोग की कोई, जैसे मैंने बताया पहले कि मैंडेशन कुछ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कोई भी चार्ज को लेकर। फिक्स्ड चार्जेस वैसा हर आदमी का अलग अलग है, हर डिज़ाइनर का अलग है। हाँ वही मतलब पर फिक्स आपका ये है। हाँ, हमारे हर डिज़ाइनर्स के एक फिक्स चार्जेस है। सो यू कांट से कि मेरा ये है तो उस डिज़ाइनर का भी वही होना चाहिए, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। दर्शकों आपने जाना कि इंटीरियर डिज़ाइनर ये कितना सुंदर, जितना ही सुंदर इसका काम है उतने ही सुंदर ये कोर्स है। तो हम इनसे और आगे जानते हैं इस विषय में कि कैसे कैसे इन्होंने अपना अपना काम आगे बढ़ाया और इस 20 साल के सफ़र को अंजाम दिया। इसी बीच हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे कि कोविड हमारे देश ने नहीं पूरे दुनिया भर ने एक बहुत ही भयानक समय, एक पेंडेमिक जिसे महामारी का नाम दिया गया था, वो हमने देखा। अभी भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र साइड में केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो कोविड आया, ये कितना आपके काम पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा, और जो आपके अंडर में जो स्टाफ एम्प्लॉय जो भी लेबरर्स काम करते हैं उस पे आपके ऊपर पर्सनली इसका मतलब जो आपके काम के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आया? अब मेरे को नहीं लगता कि इतना खास इफेक्ट आया है। हाँ, टिल नवंबर लग रहा था कि कुछ इफेक्ट्स है, बस उसके बाद कैरी ऑन जो हुआ, इट वाज एज नॉर्मल जो पहले था, ऐसा कोई इश्यूज नहीं लगा। जैसे ड्यूरिंग द पैंडमिक आपका जैसे हमारे को भी सुनने, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें भी सुनने में मिला कि कस्टमर्स जो है अपार्टमेंट्स में स्टाफ्स को नहीं जाने दे रहे हैं काम करने के लिए, मिस्त्री जो है वो नहीं काम कर पा रहे हैं। पर जनरली कि जो हम लोग जानते हैं कि जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं उसको एक मिस्त्री ही या एक कारीगर ही उसको रंग देता है, तो वह डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो उस बिहाफ पे, उस बेसिस पे आपको कितना इफेक्ट है कि उनको तो पैसे चाहिए कि वो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं, उस केस में? नहीं, देखिए, जब वो लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन था तो कहीं भी काम नहीं हो रहा था। हाँ, लेबर्स है जो डेली वेजेस वाले हैं, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा था, तो कभी कोई हमारे जो परमानेंट काम कर रहे हैं वो हमसे हेल्प लेने आए तो हमने उनको किया कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा था भैया हम आगे एडजस्ट करवा देंगे, आप हम हेल्प कर दो, ठीक है, वी हेल्प देम। पर क्या आपने तो हेल्प की एक इंसानियत के नाते कि वो हम अब उनसे हम जीवन भर कमा रहे हैं, तो अब उनके ऊपर भी संकट की घड़ी आई है तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए। पर क्या क्लाइंट से भी आपको ऐसा रिस्पांस मिला कि जैसे आपने, हो सकता है कि जैसे हमारे देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा तो आपने 20-21 तारीख को कोई साइट शुरू की हो और आपने पूरा वहाँ पे अपना जो भी सिस्टम में सपोर्ट है वो पूरा वहाँ पे लगा दिया हो और 25 तारीख को काम बंद हो गया हो, तो क्लाइंट की तरफ से भी आपको कुछ क्या सपोर्ट मिला? नहीं, बिल्कुल, हमारे क्लाइंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक साइट मेरे को याद है अभी भी, नेपाल पे, जो लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही चालू हुआ था, एंड मेरे लेबर्स वहाँ फंस गए थे, एंड इनफैक्ट उनका काम बंद हो चुका था, बट स्टिल 1 महीने लेबर्स वहाँ थे, उन्होंने उनका खाने का, रहने का इंतज़ाम करके दिया, एंड आफ्टर दैट उनको वहाँ से सिलीगुड़ी भेजने का भी इंतज़ाम उन्होंने करके दिया था, बिल्कुल करके दिया। बेसिकली आपका यही कहना है कि क्लाइंट जो है आपको पूरा सपोर्ट किए हैं। और अब जैसे आपने बताया कि अब पूरा पूरी जब लॉकडाउन खुल चुका है और सिलीगुड़ी में स्पेशली, बंगाल में स्पेशली हम लोग कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होते देख रहे हैं। बीच में हमारे ज़ीरो केसेस भी हो गए थे सिलीगुड़ी विधानसभा इलेक्शन असेंबली में, और अब जो है कुछ कुछ केसेस आ रहे हैं। पर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो है फुलफ़िल हो चुका है और क्लाइंट्स के आप काम पे लौट चुके हैं 100% तरीके से, कोई भी अभी आपको मतलब कहीं भी अपार्टमेंट में रुकावट? अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। पर हमें ऐसा अभी भी सुनने मिल रहा है कि कई क्लाइंट्स जो है, कई इंटीरियर्स जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे भी सुनने में आया है। तो जैसा कि हमारे के इंटरव्यू के पहले जिस प्रोफेशन का भी इंटरव्यू करते हैं, हम थोड़ा सा मार्केट सर्वे करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ सुनने मिला कि इंटीरियर्स का भी काम रुका हुआ है उस चक्कर में, क्योंकि ये एक बेसिकली जो हम मानते हैं कि ये एक चेन है कि आप जब काम करें तो आपके क्लाइंट के पीछे आपकी एक बहुत लंबी चेन है कि आप उससे ज्वाइंट होते हो, फिर आपके जो आपके अंडर जो काम करते हैं सुपरविजन्स वो अटैच्ड होते हैं, फिर जिस दुकान से सामान आता है वो अटैच्ड होते हैं, तो एक काफ़ी एक लंबा चेन है। तो सिर्फ क्लाइंट का काम बंद कर देने से सिर्फ आप इफेक्ट नहीं होते हो, एक बहुत लंबा मतलब गुड मेजोरिटी ऑफ पीपल इफेक्टेड होते हैं। तो ऐसा हमको सुनने में मिला कि अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपके साथ ऐसा कोई साइट है आपका जो ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा हो, या आपके सुनने में ऐसा कोई साइट आया हो कि जो किसी और का? नहीं, फिलहाल तक तो नहीं समझ में आया ऐसा कुछ भी। ऐसा कुछ भी आपके नज़र में नहीं, नहीं बिल्कुल आया? नहीं आया। और
बेसिकली हम भी ये जानते हैं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अब पूरी तरह से खुल चुका है और धीरे धीरे जो है लोग अब ये अपने सामान्य रूप में काम में उतर चुके हैं, लोग बाहर भी जाना शुरू कर दिए, ट्रैवलिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। तो बेसिकली ऐसा इश्यूज नहीं आना चाहिए। तो आपने सुना रवि जी से कि वह कैसे ऐसे इस मुकाम पे पहुँचे और कैसे उन्होंने अपने साइट्स को डिज़ाइन किया, कैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो रवि जी, हम आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे कि आपने इस 20 साल के सफ़र को, जैसे आपकी बातों से हमें समझ में आ रहा है कि आपने इस 20 साल के सफ़र को बहुत इन्जॉय किया और आपने, जैसे आपने बताया कि आपने पैसा के लिए नहीं, पैशन के लिए काम किया। और ये एक स्वाभाविक बात है कि अगर आप कोई काम से अगर प्रेम करते हैं तो वो आपको फिर इनकम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको इनकम देगी। और आज आपने जो रुतबा हासिल किया है अपने काम के बेसिस पे, वो अपने आप में कीर्तिमान है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस 20 साल में आपको सबसे, मतलब इस प्रोफेशन में सबसे प्यारी चीज़ आपको क्या लगी, आपको सबसे प्यारा चीज़ इसमें क्या मिला? इस प्रोफेशन की सबसे खास बात यह है, आप इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो। आप आज भी एक स्टूडेंट हो, आप नहीं बोल सकते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यू लर्न एवरी डे, एवरी डे। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई एक इंसिडेंट हमें बताएं अपने लाइफ का, कि जैसे आपने कोई साइट लिया और किया, या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट आप हमसे शेयर करें जो कि अनोखा हो, जो आपके लिए भी मेमोरेबल हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आप बताना चाहें हमें, कि हमारे दर्शकों की, ताकि उससे हमें कुछ सीख मिले, या फिर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा बताना चाहें जिससे वो, जो भी हमारे व्यूवर्स या जो भी सिलीगुड़ी वासी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्सेज में हैं, उनके लिए कोई टिप अगर आप देना चाहें। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने एक बहुत ही खास शख्सियत से बात की, आपको रूबरू करवाया। हमारे कुछ सवाल, कुछ हमारे ड्यूरिंग द सर्वे जो सवाल हमारे पास थे, हमने उनका जवाब लिया और रवि जी ने बखूबी इसका जवाब दिया। और हमने एक बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी का जब हम उनसे बात करें तो हमें लगा नहीं कि हम एक ऐसे पर्सनालिटी के सामने बैठे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठे हैं जो कि 1000 साइट कंप्लीट कर चुके हैं और 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं। तो हम इसी के साथ आज आपसे अलविदा लेते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते खास बात कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए वेब न्यूज़ 18 के साथ। मैं कपिल गर्ग, मेरे साथ कैमरामैन तीरथ।